हेलो दोस्तों, मैं सुशील एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द रैपिड क्लासेस फॉर फिजिक्स में। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि किसी अनंत लंबाई की आवेशित रेखा के निकट गॉस की प्रमेय की सहायता से क्षेत्र कैसे ज्ञात करते हैं। आज का हमारा जो डेरिवेशन है वो है समतल अचालक प्लेट। समतल अचालक प्लेट, समतल मतलब जस्ट लाइक बोर्ड की तरह, और अचालक मतलब देखो, अचालक शब्द से वाकिफ होना पहले बहुत ज़रूरी है। दो तरह के पदार्थ होते हैं, एक चालक एक अचालक। चालक वे जिनमें को आवेश चल जाता है और अचालक वे जिनमें को आवेश नहीं चलता। तो हम किस प्लेट की बात कर रहे हैं? अचालक प्लेट की। तो आज हमें किसके कारण निकालना है? अनंत विस्तार की समतल अचालक प्लेट के निकट क्षेत्र निकालना है गॉस की प्रमेय की सहायता से। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें एक ऐसी प्लेट लेनी पड़ेगी जो समतल हो और अचालक हो। तो आओ शुरू करते हैं। माना ए क्षेत्रफल की कोई समतल अचालक प्लेट है। माना ए क्षेत्रफल की कोई समतल अचालक प्लेट है। अब देखो, इसमें एक शब्द ऐड हुआ है डेरिवेशन में, अनंत विस्तार की। अनंत विस्तार का मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई अनंत है। अनंत कब होगी? देखो, कोई वस्तु कितनी ज़्यादा बड़ी है, उसका विस्तार कम है या ज़्यादा है, वो किसी के कंपैरिजन में होता है। तो हमने तुम्हें कल ही बताया तार के केस में, अगर इस प्लेट से बिंदु की दूरी, इस प्लेट के आकार से बिंदु की दूरी कम हो, या उल्टा कहूँ कि इस प्लेट का आकार बिंदु की दूरी की तुलना में बहुत ज़्यादा हो, तो ये प्लेट अपने आप ही क्या कहलाती है? अनंत विस्तार की। तो माना कोई अनंत विस्तार की समतल अचालक प्लेट है। माना कोई अनंत विस्तार की समतल अचालक प्लेट है जो वायु या निर्वात में रखी है। माना कोई अनंत विस्तार की समतल अचालक प्लेट है जिसे वायु या निर्वात में रखा गया है। इतना लिखते हैं। माना अनंत विस्तार की कोई समतल अचालक प्लेट है जिसे वायु या निर्वात में रखा गया है। माना अनंत विस्तार की कोई समतल अचालक प्लेट है जिसे वायु या निर्वात में रखा गया है। जब इस प्लेट को क्यों आवेश दिया जाता है तो वह संपूर्ण आवेश इसके एक ही पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। बात समझो, ये हमारे पास कोई प्लेट है, ये इस प्लेट की मोटाई है, ये इस प्लेट की क्या है? मोटाई। अगर मान लो ये चालक प्लेट होती तो आवेश में इस वाले पृष्ठ को देता और ये आवेश इसमें को चलकर इसके आर पार निकल जाता और दूसरी तरफ भी फैल जाता। क्योंकि वह अचालक प्लेट है तो जब मैं इसे आवेश दूंगा तो वो आवेश एक ही तरफ फैलेगा, दूसरी तरफ नहीं निकलने का। ये थोड़ा अंतर है। मान लो कोई चालक प्लेट होती, चालक प्लेट को मैं इधर आवेश देता, आवेश यहाँ से होता हुआ यहाँ भी फैल जाता, दोनों तरफ समान रूप से फैलता। क्योंकि हमारी कैसी प्लेट है? अचालक। तो अचालक प्लेट को जब मैं इधर आवेश दूंगा तो बस वो एक ही तरफ फैलेगा, दूसरी तरफ नहीं निकलने का। ये है अचालक का मतलब। दोबारा स्टार्ट करते हैं। जब इस प्लेट को क्यों आवेश दिया जाता है तो वह आवेश इस प्लेट के एक ही पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। एक ही पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है जिससे आवेश की एक पतली चादर बन जाती है। इस चादर का आवेश घनत्व सिग्मा है। जब इस प्लेट को क्यों आवेश दिया जाता है तो वह आवेश इस चादर के या इस प्लेट के एक ही पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। फैल जाते का मतलब वितरित हो जाता है, फैल जाता है, जिससे आवेश की एक
पतली चादर बन जाती है, जिससे आवेश की एक पतली चादर बन जाती है। चादर का आवेश घनत्व सिग्मा है। इतनी बात थी प्लेट के बारे में। थ्योरेटिकल पोर्शन है, इतना लिखना पड़ता है कि प्लेट क्या है। माना अनंत विस्तार की कोई समतल चालक प्लेट अचालक प्लेट है जिसे वायु निर्वात में रखा गया है। जब इस प्लेट को क्यों आवेश दिया जाता है तो वह आवेश इसके एक ही पृष्ठ पर समान रूप से फैलता है, जिससे आवेश की एक पतली चादर बन जाती है। चादर का आवेश घनत्व सिग्मा है। प्लेट से आर दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। प्लेट से आर दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। प्लेट से आर दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। प्लेट से आर दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन किसी प्लेट के बारे में जिसकी वजह से हम क्षेत्र निकालना चाहते हैं। लेकिन हमारा मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा ये है कि अब इस क्षेत्र को गॉस की प्रमेय से निकाल लेंगे। ये प्लेट अपने पास में कितना क्षेत्र पैदा करेगी, ये प्रोग्राम हम गॉस की प्रमेय से करेंगे। अब गॉस की प्रमेय को करने के लिए कुछ बेसिक फंडामेंटल होते हैं जिनको अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है। यानी गॉस की प्रमेय लगाने के लिए कुछ बाइंडेशन है, कुछ प्रतिबंध है कि ये सब फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने के बाद ही गॉस की प्रमेय अप्लाई कर सकते हैं। मैंने कई बार बता चुका, लास्ट वीडियो में बताया था मैंने तुम्हें अनंत विस्तार की आवेशित रेखा के निकट जब छेद निकाल रहा था। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, उस बात को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। गॉस की प्रमेय लगाने के लिए प्रतिबंध क्या है यार? पहला प्रतिबंध है कि आवेश जो है, आवेश बंद पृष्ठ के अंदर घिरा होना चाहिए। आवेश का क्या होना चाहिए? आवेश बंद पृष्ठ के अंदर घिरा होना चाहिए। तो एक बार जरा ध्यानपूर्वक देखिए, हमारा जो प्लेट का आवेश है क्या ये बंद पृष्ठ के अंदर है? ये बंद पृष्ठ के अंदर घिरा हुआ नहीं है। तो पहले मैं इस पॉइंट को क्वालिफाई करता हूँ, क्योंकि गॉस की प्रमेय लगाने के लिए पहला पॉइंट तो यही है और हमारा डायग्राम इस वाले पॉइंट को क्वालिफाई नहीं करता। तो पहले मैं इस चीज़ को इसमें अप्लाई करता हूँ। जब ये चीज़ अप्लाई हो जाएगी, हमारा आवेश बंद पृष्ठ के अंदर गिर जाएगा, फिर हम नेक्स्ट पड़ाव पर चलेंगे कि अब क्या करना चाहिए। तो गॉस की प्रमेय लगाने के लिए पहला पॉइंट क्या है? आवेश को बंद पृष्ठ के अंदर रखिए। तो सबसे पहले मैं आवेश को बंद करता हूँ, किसी आवरण के अंदर बंद करते हैं। तो बंद करने का देखो तरीका क्या होगा। हमें एक एज्यूम करना पड़ेगा कि प्लेट के पीछे आर दूरी पर P का कोई सममित बिंदु P डैश है। देखो, सममित का मतलब होता है सिमेट्रिक का मतलब जितनी दूरी पर P है उतनी दूरी पर P डैश। जहाँ पर जिस सीध में P है उसी डायरेक्शन में P डैश। यानी P और P डैश एक जैसे हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है, तो इन्हें बोलते हैं सममित। अब प्लेट के पीछे आर दूरी पर ही P का कोई सममित बिंदु P डैश लेते हैं। प्लेट के पीछे आर दूरी पर ही P का कोई सममित बिंदु P डैश लेते हैं। प्लेट के पीछे आर दूरी पर ही P का कोई सममित बिंदु P डैश लेते हैं। अब क्या करना है? अब बंद पृष्ठ लेना है। बंद पृष्ठ में हम लेंगे बेलन, एक बेलन लेंगे। हमारा बंद पृष्ठ कैसा होगा? बेलनाकार होगा। सब बच्चे ध्यानपूर्वक चित्र को देख लेंगे। लास्ट टाइम भी मैंने बेलन लिया था तारे के केस में। अब क्या लेना है? अब प्लेट के आर पार एक बेलनाकार बंद गॉसियन पृष्ठ कुछ इस प्रकार लेते हैं। अब प्लेट के आर पार एक बेलनाकार बंद गॉसियन पृष्ठ इस प्रकार लेते हैं कि P तथा P डैश उसके समतल पृष्ठों पर हो। अगर तुम भूल गए हो तो एक बात तुम्हें याद दिला दूं कि बेलन के हमारे दो भाग होते हैं। इस वाले भाग का नाम होता है वक्र पृष्ठ
इस वाले भाग का नाम वक्र पृष्ठ और इन भागों का नाम होता है समतल पृष्ठ। इनका नाम क्या होता है? समतल पृष्ठ। तो हमने बेलन किस प्रकार लिया? बेलन लेने का तरीका ये था कि P और P' उसके समतल पृष्ठ पर हो, वक्र पृष्ठ पर ना हो। तो P और P' कहाँ रखे गए? इस बेलन के समतल पृष्ठों पर। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा। अब प्लेट के आर पार कोई बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ इस प्रकार लेते हैं कि P तथा P' उसके समतल पृष्ठों पर हो। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि मुझे आवेश को बंद करना है, तो मुझे एक बंद पृष्ठ लेना पड़ेगा। बंद पृष्ठ मैंने कैसा लिया? बेलनाकार। तो लिखते हैं इस बात को। अब प्लेट के आर पार कोई बंद बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ इस प्रकार लेते हैं कि P तथा P' उसके समतल पृष्ठों पर हो, P और P' कहाँ हो? उस बेलन के समतल पृष्ठों पर हो। देखो समतल पृष्ठ की दूरी जो है ना, यहाँ से प्लेट से बराबर है, तो समतल पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर छेद की तीव्रता भी क्या होगी? समान। समतल पृष्ठों के प्रत्येक बिंदु पर E की तीव्रता समान होगी, वह दिशा पृष्ठ से बाहर की ओर होती है। पहले बताओ इतनी बात समझ में आ गई क्या? ये थी दोस्त थ्योरी। अनंत विस्तार की कोई समतल अचालक प्लेट है जिसे वायु निर्वात में रखा गया है। जब इसको Q आवेश देते हैं वह इसके पृष्ठ पर एक ही पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है, जिससे आवेश की एक चादर बन जाती है। इस चादर का आवेश घनत्व कितना है? सिग्मा। अब प्लेट के पीछे P का सममित बिंदु P' लेते हैं। अब प्लेट के आर पार कोई ऐसा गॉसियन पृष्ठ लेते हैं बेलनाकार, जिसके समतल पृष्ठों पर P तथा P' रहते हैं। समतल पृष्ठों में खास बात क्या है कि समतल पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर E की तीव्रता समान होती है और दिशा बाहर की ओर होती है। समतल पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर E की तीव्रता समान होती है और दिशा बाहर की ओर होती है। देखो गॉस की प्रमेय लगा रहे थे। गॉस की प्रमेय के लिए पहली फॉर्मेलिटी क्या थी कि आवेश बंद पृष्ठ के अंदर घिरा होना चाहिए, जो कि हमने ऑलमोस्ट कर दिया। अब नेक्स्ट पड़ाव पर चलते हैं। नेक्स्ट पड़ाव क्या था? गॉस की प्रमेय के अनुसार नेक्स्ट पड़ाव क्या था दोस्त? हमें जो हमने बंद पृष्ठ लिया है वो किसी भी शेप का हो सकता है। करना क्या था? उसका एक छोटा सा अवयव लेंगे, उस अवयव का नाम क्या रखेंगे? dA। इस अवयव से गुजरने वाला क्या निकाल लेंगे? फ्लक्स। उस फ्लक्स का नाम होगा d फाई। जरा दोबारा सुनो, हमने जो बंद पृष्ठ लिया है ना, इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स निकालने का मेथड क्या है? इस बंद पृष्ठ का छोटा सा अवयव ले लो, उस अवयव को क्या नाम देंगे? dA। dA से गुजरने वाला क्या निकाल लेंगे? फ्लक्स। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E dA cos थीटा। फिर हमें तो कंप्लीट फ्लक्स निकालना है ना, पूरा फ्लक्स। कंप्लीट फ्लक्स निकालने का तरीका क्या होगा? इंटीग्रेशन कर देंगे। किसका? d फाई का। d फाई का इंटीग्रेशन कर देंगे तो कुल फ्लक्स आ जाएगा। आज की प्रक्रिया हमारी ये है। सेकंड स्टेप ये है। क्या है सेकंड स्टेप? कि एक छोटा सा अवयव लो, उस अवयव का नाम है dA। dA से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल लो, उसका नाम होगा d फाई। d फाई का समाकलन कर दो तो हमारा कुल फ्लक्स आ जाएगा। किससे गुजरने वाला? बंद पृष्ठ से गुजरने वाला। जब भी किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स का मान निकालना होता है तो हमने तुम्हें पहले बताया था इस प्रॉब्लम को हल करने का तरीका क्या है कि उस बंद पृष्ठ का एक छोटा सा अवयव लो। ये बात लास्ट 2-3 वीडियो में लगातार रिपीट हो रही है। गॉस की प्रमेय की अनुप्रयोग एप्लीकेशन जब मैंने पढ़ानी शुरू करी, मैंने जब अनंत लंबाई का तार पढ़ाया तुम्हें, उस समय बात रिपीट हुई थी। जब मैंने कूलाम के नियम की उत्पत्ति करी उस समय भी ये बात रिपीट हुई थी। तो लास्ट 2-3 वीडियो में लगातार यही बात चल रही है कि फ्लक्स निकालने का तरीका क्या है। क्या तरीका है? बड़ा आसान है कि पहले एक अवयव लो, अवयव का नाम क्या है? dA। dA से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल दो, उसका नाम क्या होगा? d फाई। d फाई का समाकलन कर दो, समाकलन करते आ जाएगा टोटल फाई। लेकिन कल वाली बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ
बेलन यार दो पार्ट्स में डिवाइड है, बेलन के दो भाग हैं। पहले भागों का नाम है समतल पृष्ठ और दूसरे भाग का नाम है वक्र पृष्ठ। तो पहले मुझे समतल पृष्ठों का निकालना पड़ेगा फ्लक्स, फिर वक्र पृष्ठ का निकालना पड़ेगा फ्लक्स, फिर टोटल फ्लक्स को जोड़ दूंगा तो हमारा कुल बेलन से निकलने वाला फ्लक्स आएगा। एक बार दोबारा सुन लो, बेलन के दो भाग होते हैं, इन भागों का नाम क्या है? समतल पृष्ठ। तो पहले तो समतल पृष्ठों से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल लूँ। इस वाले भाग का नाम क्या होता है? वक्र पृष्ठ। फिर वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल लूँ। समतल पृष्ठों के फ्लक्स को वक्र पृष्ठ के फ्लक्स में जोड़ दूँ तो कुल फ्लक्स आ जाएगा। वो कुल फ्लक्स हमारा क्या होगा? फाई। बात समझ में आ गई? अब शुरू करते हैं। अब क्या करेंगे हम? P के चारों ओर और P डैश के चारों ओर पृष्ठ का अति सूक्ष्म अवयव dA लेते हैं, जहाँ dA वेक्टर और E वेक्टर की दिशा क्या है? समान है। जहाँ dA वेक्टर और E वेक्टर की दिशा क्या है? समान है। dA वेक्टर और E वेक्टर की दिशा क्या है? समान है। अब P तथा P डैश के चारों ओर कौन सा पृष्ठ है? समतल पृष्ठों के अति सूक्ष्म अवयव dA लेते हैं, जहाँ dA वेक्टर तथा E वेक्टर के बीच का कोण थीटा बराबर है 0 डिग्री। जहाँ E वेक्टर और dA वेक्टर के बीच का कोण थीटा बराबर है 0 डिग्री। एक बार इतना नोट कर लेंगे। चलिए, दो स्टेप हो चुके दोस्त। क्या था कि आवेश को बंद करो, बंद कर दिया। छोटा सा अवयव लो, दोनों तरफ छोटे अवयव ले लिए। अब क्या करना पड़ेगा? अवयव से गुजरने वाला फ्लक्स। तब dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वो होगा यार d फाई बराबर फॉर्मूला होता है EDA कोस थीटा। E की जगह E, D की जगह D, कोस थीटा की वैल्यू बताई 0 डिग्री। तो ये हमारा आ गया EDA। ये किसकी वैल्यू आई? इस छोटे से अवयव की आई। हमें क्या निकालना है? पूरे समतल पृष्ठ से निकालना है। तो एक समतल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, एक समतल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। देखो, इस छोटे से फ्लक्स का समाकलन कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। किसका? d फाई का। तो इंटीग्रेशन ऑफ d फाई की वैल्यू कितनी है? E इंटू डी ए। डी फाई की वैल्यू कितनी है? E इंटू डी ए। तो देखो हमारा आ जाने वाला है E, और देखो E तो नियतांक है, बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ किसका? dA का। ये बात कई बार आ चुकी। जब सभी छोटे dA को जोड़ देंगे तो कंप्लीट A आ जाएगा। ये किससे गुजरने वाला फ्लक्स आया? एक समतल पृष्ठ है। इसी प्रकार दूसरे से भी इतना ही आएगा। क्यों? क्योंकि वो सममित है, जैसा वो है ऐसा ही ये है। तो दूसरे समतल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स दूसरे से भी इतना ही होगा, E इंटू ए। हमें किससे निकालना है? दोनों से निकालना है। तो दोनों समतल पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स दोनों समतल पृष्ठों से कितना गुजरेगा? दोनों को जोड़ दो, EA प्लस EA कितना आ गया? 2EA। समीकरण नंबर 1। क्या करा भाई? हमने दोनों समतल पृष्ठों से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल लिया। प्लानिंग क्या थी? पहले एक समतल पृष्ठ को पकड़ लिया, उसके एक छोटे से अवयव को लिया, उस अवयव से गुजरने वाला फ्लक्स निकाला। उसका नाम क्या रखा? d फाई। उस छोटे से अवयव का क्या कर दिया? समाकलन। तो उससे आ गया कुल फाई। वो किससे गुजरने वाला आया? एक समतल पृष्ठ है। समतल पृष्ठ कितने हैं? 2। तो दूसरे से भी इतना ही गुजरेगा, लेकिन दोनों से कितना गुजरेगा? दोनों का जोड़। तो हमने क्या कर दिया? बेलन को आधा हल कर लिया, यानी फर्स्ट हाफ पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया इस बेलन का। अब हमें किस पे चलना है? अब चलना है वक्र पृष्ठ पे। मान लो ये वक्र पृष्ठ है, इस वक्र पृष्ठ का कोई छोटा सा अवयव है,
या कोई पॉइंट है ये, इस पॉइंट की बात करो, इस पॉइंट पे मैंने अवयव लिया और अवयव पे जो हमने उसका क्षेत्रफल वेक्टर खींचना है वो तो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगा। पहला हमारा अवयव ऐसे था तो क्षेत्रफल वेक्टर बाहर को था, अब की बार हमारा अवयव ऐसे है तो क्षेत्रफल वेक्टर ऊपर की ओर होगा। तो क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा क्या होगी अब की बार, ये होगी क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा। और विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, ये जरा ध्यानपूर्वक देखो, इनके बीच का कोण कितना है, 90। यानी वक्र पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु के लिए, वक्र पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु के लिए डीए वेक्टर तथा ई वेक्टर के बीच का कोण 90 है। डीए वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का कोण कितना है, 90। और जब मैं फाई का फॉर्मूला लगा के फ्लक्स निकाल लूँगा तो कोस 90 का मान रखे जाएगा, और कोस 90 का मान कितना होता है, 0, तो फ्लक्स हो जाएगा 0। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वक्र पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु के लिए डीए वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का कोण 90 है। डीए वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का कोण 90 होने से, डीए वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का कोण 90 डिग्री होने से जब हम ये फॉर्मूला लगाओगे फ्लक्स निकालने का तो थीटा का मान 90 हो जाएगा। कोस 90 की वैल्यू तो 0 होती है, ये सबको 0 कर देगा तो फ्लक्स कितना आएगा, 0। यानी यूँ कहूँ कि वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, 0। समतल पृष्ठ से गुजरने वाला ये रहा। हम किसकी बात कर रहे हैं फिलहाल, वक्र पृष्ठ की। चलो इस बात को भी लिखते हैं, वक्र पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु के लिए, प्रत्येक बिंदु पर ई वेक्टर तथा डीए वेक्टर के बीच का कोण थीटा बराबर 90 डिग्री होने के कारण डीए अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वक्र पृष्ठ के डीए अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बराबर होगा ई डीए कोस थीटा, ई डीए कोस 90, ये आ गया 0। इसके एक अवयव से गुजरने वाला कितना है, 0, तो कंप्लीट वक्र पृष्ठ से भी कितना आएगा, 0। तो संपूर्ण वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला भी कितना होगा, 0। हम किसकी बात कर रहे थे, पूरे बेलन की। तो कंप्लीट बेलन से कितना गुजरेगा, समतल पृष्ठों का फ्लक्स प्लस वक्र पृष्ठ का फ्लक्स। यार ये बेलन दो भागों से मिलकर बना, कितनी बार तो बता लिया। ये वक्र पृष्ठ है और ये दोनों क्या है, समतल पृष्ठ। इसका नाम क्या है, वक्र पृष्ठ, इन दोनों का नाम है समतल पृष्ठ। तो समतल पृष्ठों का फ्लक्स आ चुका, वक्र पृष्ठ का भी फ्लक्स आ चुका। अब टोटल बेलन का कैसा निकलेगा, समतल पृष्ठों वाले फ्लक्स में वक्र पृष्ठ वाला फ्लक्स जोड़ देंगे तो कुल बेलन का फ्लक्स आ जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं, ओके चलो शुरू करते हैं। संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बराबर होगा समतल पृष्ठों से गुजरने वाला, समतल पृष्ठों से गुजरने वाला प्लस वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला। समतल पृष्ठों से गुजरने वाला कितना आया था, 2EA, वक्र पृष्ठ से कितना आया, 0। तो हमारा फाई बराबर आ गया दोस्त 2EA, समीकरण नंबर 2। ये फाई बराबर आ गया हमारा 2EA, समीकरण नंबर 2। तो हमने क्या करा, हमने ये वाला पोर्शन भी कंप्लीट कर लिया। क्या था तरीका, सबसे पहले आवेश को बंद करो, बंद करा, फिर उसका अवयव लो, अवयव लिया, उससे गुजरने वाला फ्लक्स निकाल लो, निकाला था हमने, फिर उसका समाकलन कर दो, कुल फ्लक्स आ जाएगा। तो हम ये कुल फ्लक्स निकाल चुके, किस बेलन से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा। अब तीसरा स्टेप होता है गॉस की प्रमेय से डेरिवेशन कॉल करने का, कि एक बार तो फ्लक्स तुमने मेथड से निकालना और एक बार फ्लक्स निकालना है गॉस की प्रमेय से। तो अब की बार गॉस की प्रमेय से फ्लक्स निकाल लेंगे। गॉस की प्रमेय से क्या होता है, फ्लक्स का मान फाई बराबर Q गुणा 1/ε0। बात समझो, पहली बार जो मैंने फ्लक्स निकाला है वो फ्लक्स निकालने के बेसिक फंडामेंटल से निकालना है। अब की बार जो फ्लक्स निकाल लूँगा वो गॉस की प्रमेय से निकाल लूँगा।
ये फ्लक्स हमने कैसे निकाला, हमने फॉर्मूले से निकाला। वे अब की बार फ्लक्स कैसे निकल लेंगे, गॉस की प्रमेय से। तो क्या लिखेंगे, गॉस की प्रमेय के अनुसार, गॉस की प्रमेय के अनुसार फ्लक्स कितना होना चाहिए, फाई बराबर क्यू गुणा 1/ε0। लेकिन हमने तो आवेश घनत्व का जिक्र करा था ना, आवेश घनत्व का। तो आवेश घनत्व क्या होता है, सिग्मा बराबर क्यू बटे ए की मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो क्यू बराबर सिग्मा ए, सिग्मा इंटू ए, तो क्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, फाई बराबर सिग्मा ए गुणा 1/ε0। समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 और समीकरण 3 किसके मान है, फ्लक्स के। ये दोनों मान ही ठीक होंगे। एक तो हमने मान निकाला फॉर्मूले से, एक हमने निकाला गॉस की प्रमेय से। दोनों ही फ्लक्स के मान है, किससे गुजरने वाले, इस बेलन से गुजरने वाले, तो दोनों ही ठीक होंगे। तो इन दोनों मानों को बराबर करने पर इस वाले फ्लक्स का मान इस वाले फ्लक्स के मान के बराबर होना चाहिए। तो इन दोनों मानों को बराबर करने पर, समीकरण 2 और 3 की तुलना करने पर, समीकरण 2 और 3 की तुलना करने पर, 2 से कितना आया था फ्लक्स, 2EA, 3 से कितना आया फ्लक्स, सिग्मा ए गुणा 1/ε0। ए से ए कैंसिल हो गया, ये 2 यहाँ भाग में आ जाएगा, तो ई बराबर सिग्मा अपॉन 2/ε0। ये है किसी अनंत विस्तार की प्लेट के निकट क्षेत्र का मान ई बराबर सिग्मा अपॉन 2/ε0। इस वीडियो को में हमने जानने का प्रयास करा कि अनंत विस्तार की अचालक प्लेट के निकट कितना क्षेत्र होता है। नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात करेंगे वो चालक प्लेट की करेंगे। यहाँ पर हमने अचालक प्लेट की बात करी, नेक्स्ट वीडियो में चालक प्लेट की बात होगी। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो कि बोर्ड में आने के लिए तत्पर है, आने के चांस ज़्यादा है। क्लियरिटी आ गई। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।